हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता के बारे में हम पढ़ेंगे आज, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता जो होती है, इसकी डिफिनीशन पहले आप देखिए, समझिए इसकी परिभाषा क्या है। किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो कह रहा है कि सरल अभिक्रिया में, सरल अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? सरल अभिक्रिया मतलब जो केवल एक ही स्टेप में पूर्ण होती है, एक ही सोपान में, एक ही पद में, यानी कि वे साधारण अभिक्रियाएं होती हैं। ये सरल अभिक्रिया का मतलब ये हुआ, वे सरल अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही पद में, एक ही स्टेप में क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। कई स्टेप में नहीं, एक ही स्टेप में क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। उसी को हम कहते हैं सरल अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें, द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, यानी कि अणुओं की क्या भाई? न्यूनतम संख्या। मॉलिक्यूल्स का मतलब उसके रिएक्टेंट्स जो होते हैं, उसके अभिकारक होते हैं, उससे तात्पर्य है ये। तो किसी द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। वही एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हुआ आपका? वे साधारण अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में, एक पद में पूर्ण होती हैं, उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। तो इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन क्या हो गई? किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। तो इसकी डिफिनीशन ये हो गई। ठीक है, तो जितनी मतलब संख्या में, मिनिमम संख्या का मतलब एक अभिकारक अणु भाग ले, ठीक है, तो उसकी जो आणविकता होगी क्या होगी? एक होगी। दो मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, दो अणु भाग ले रहे हैं, दो रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, तो उसकी आणविकता क्या होगी? दो होगी, है ना। तीन अणु भाग ले रहे हैं तो उसकी आणविकता क्या होगी? तीन होगी। लेकिन ये एक अणु, दो अणु, ये तो सामान्यता होते हैं, इतने भाग लेते हैं, लेकिन तीन जो है बहुत कम संख्या में अभिकारक अणु भाग ले सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है आपस में, ये तीनों जो होती है, ये तीन आपस में अगर ये भाग ले तो ये बहुत कम जो है संभावना होती है तीनों एक साथ जो है भाग ले अभिक्रिया में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। चार हो, चार बहुत रेयर केस होता है, कभी भी नहीं मिलता है। चार अणु जो है भाग लेते ही नहीं है। चार अणु कभी एक साथ जो है भाग ले ही नहीं सकते हैं। यानी कि जैसे यूं हम कहें कि अगर एक बोतल में तीन छोटे छोटे हम गेंदों को उसमें डाल दें, ठीक है, तो वो तीनों गेंद, कोई संभावना उसमें संभावना नहीं है। तो आप देखेंगे अगर उसको हिलाएं तो पता चलेगा कि वो गेंद जो होगी आपकी क्या होगी? वो तीनों क्या एक साथ, मतलब कभी एक साथ तीनों टकरा सकते हैं? ऐसा बहुत कम, ऐसी बहुत कम चांस ऐसे होंगे कि तीनों गेंदें क्या हो, आपस में हो टकरा सकते हो, है ना। चार हो तो चार में और भी रेयर हो जाएगा, और ही दुर्लभ हो जाएगा कि वो चारों आपस में क्या हो, टकराएं। ठीक है, तो ऐसी संभावना, तो अभिकारक अणुओं की जितनी ज्यादा संख्या होगी, उनके टकराने की, आपस में जितनी ज्यादा संख्या होगी, वो सभी एक साथ में क्या होंगे? टकराने की संभावना उनमें क्या होगी? बहुत ही कम चांस होंगे। तो इसलिए यहाँ पर अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। वो कम संख्या में भाग लें तो अच्छी तरीके से वो क्या हो सकते हैं? आपस में वो टकरा सकते हैं। क्योंकि टक्कर सिद्धांत के अनुसार, कोलिजन थ्योरी के अनुसार ये बताया जाता है कि जिन अणुओं के बीच में क्या होती है? प्रभावी टक्कर होती है, इफेक्टिव टक्कर होती है, यानी कि एक साथ आपस में टकराते हैं, तो उनके बीच में जो अभिक्रिया होती है, उन्हीं के बीच में अभिक्रिया होती है। अगर एक साथ टकराते हैं तो उन्हीं के बीच में अभिक्रिया होती है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और जब एक साथ ही टकराते हैं तो क्या करते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो क्या होती है उनकी? तब वो प्रोडक्ट में जो है चेंज हो जाते हैं। उतनी इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं।
तो यही चीज यहाँ पर कहा गया। तो उसी ये टकराते हैं आपस में, और इस साइड से अगर ये है इस साइड से प्रॉपर तरीके से क्या हो टकराए, तब क्या होगा, इनमें जो है प्रोडक्ट निर्माण की संभावना जो है अधिक होगी, है ना। जैसे ए है, ए आपका है और बी मॉलिक्यूल है, इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या है, ए है और क्या है, ये बी है, इस तरीके से है। अगर ये आपस में यहाँ टकराएं, इस तरीके से टकराएं, तो क्या होगा, केवल ए बी बनेगा, और ए आपस में टकराएंगे नहीं। तो इस तरीके से कैसे टकराए, प्रभावी टक्कर कैसे होगी, या तो ए इस तरीके का हो और बी इस तरीके से हो, और यहाँ भी आपके क्या हो, ये जो है बी इस तरीके से हो, ए इस तरीके से हो। अब ए और बी इस तरीके से टकराएंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रभावी टक्कर होती है, एक प्रॉपर तरीके से क्या हो, टकराए। अब इस तरीके से ये प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है प्रभावी। तो यही कहा गया है कोलेजन सिद्धांत में, यही कहा गया है अभिकारक अणुओं के बीच में क्या हो, प्रभावी टक्कर हो। जब प्रभावी टक्कर होगा तभी उत्पाद का निर्माण होगा। तो ये प्रभावी नहीं है, ये वाला तरीका प्रभावी नहीं इस तरीके, क्योंकि इसमें ए बी टकरा रहे हैं तो यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन ए और बी ए क्या हो रहे हैं, नहीं टकरा रहे हैं। लेकिन ए बी इस तरीके से होंगे, ए बी यहाँ होंगे और बी ए यहाँ होंगे, इस तरीके से ए और बी टकरा गए, ए और बी टकरा गए, तो क्या हो गया है, ए बी प्रोडक्ट क्या निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्रभावी टक्कर इसको हम कहते हैं। मतलब एक साथ ही क्या हो रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक साथ ही टकरा रहे हैं, आपस में एक साथ संघात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट जो है बनेगा, क्योंकि ये प्रभावी टक्कर है। और यहाँ पर ये दोनों केवल यहाँ पर टकरा रहे हैं, ये और ये नहीं टकरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या है, कम है। तो ये जो है यहाँ पर उचित मैनर है, उचित तरीका है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब देखिए, अब इसी को क्योंकि कोलेजन जितने आपस में जो प्रभावी टकराएंगे तो बहुत से अणु आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए। तो प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप ही उत्पाद बनेंगे। और ये नहीं कि 100 अणु है, 100 में से आप जो है 100 अणु टकरा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 100 अणु टकरा रहे तो प्रोडक्ट सबसे बन जाएगा, ऐसा नहीं। जिनमें केवल प्रभावी टक्कर होगा उन्हीं के बीच में क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। तो इसी आधार पर परिभाषा यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया गया। क्या बताया गया, देखिए, किसी सरल क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या जिनका एक साथ टकराकर, एक ही साथ में क्या हो, टकराए, एक साथ में टकराकर उत्पाद का निर्माण करे, अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। एक साथ में टकराए, एक साथ संघात करे, सब जितने अणु हो एक साथ, तो एक साथ तभी टकरा सकते हैं जब कम से कम अणु होंगे, कम से कम अणुओं की संख्या होगी, तभी एक साथ क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अणु होंगे तो एक साथ क्या होंगे, टकराएंगे नहीं, ये है ना। तो इस तरीके से, जैसे यूं कह लीजिए कि जब दो लोग हो तो उनके विचार आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा लोग अगर हो जाए, 10 लोग 20 लोग हो जाए, तब वहां पर अगर मीटिंग चल रही है तो वहां पर एक साथ सभी के एक साथ विचार मिलना क्या होता है, संभव नहीं होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसी के रिएक्शन को यहाँ पर इस तरीके से दिया, द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या, आपस में टकराएं, कोलाइड इफेक्टिवली, कोलाइड जो टक्कर हो, क्या हो, कोलाइड इफेक्टिवली जो टक्कर हो, प्रभावी हो, आर कह सकते हैं सिमुलटेनियसली। सिमुलटेनियसली का मतलब क्या हुआ, मतलब एक साथ टकराए हो, टू गिव प्रोडक्ट, और क्या करें, प्रोडक्ट का निर्माण करें, एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सरल अभिक्रिया में, इज नोन एज मॉलिक्यूलिटी ऑफ दैट रिएक्शन। यानी कि वही चीज ये वाले इस वाले की हिंदी में ये है, यानी कि किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या जिनका एक साथ टकराकर उत्पाद का निर्माण करे, अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए, अब इसके लक्षण आप देख लीजिए, परिभाषा आप इसको भी, ये भी सही परिभाषा है, इस तरीके से भी परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिफिनीशन है, दोनों को आप नोट करेंगे। अब देखिए इसका लक्षण क्या है, इसका कैरेक्टर्स को हम इसके समझते हैं। देखिए, पहला कैरेक्टर क्या है, किसी अभिक्रिया की आणविकता उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। मतलब क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात हम करते हैं, उसकी क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात किया जाता है उसकी आणविकता। मतलब किसी समीकरण को आप देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी आणविकता
जो है 1 है या 2 है या 3 है, इस तरीके से आप देखकर नहीं कह सकते हैं। ये एकदम क्या होती है, ये प्रायोगिक तथ्य होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि इसकी आणविकता कितनी है। ठीक है, तो ये है आपका पहला लक्षण। दूसरा है, किसी अभिक्रिया की समीकरण देखकर उसकी आणविकता बताना संभव नहीं है। जैसे बताया, आप देखकर नहीं बता सकते हैं। इसका कारण यह है कि अभिक्रिया की समीकरण देखकर यह ज्ञात नहीं होता है कि यह एक सरल अभिक्रिया है या एक जटिल अभिक्रिया है। कोई रासायनिक समीकरण है, आप उसको देखकर नहीं कह सकते कि ये एक सरल रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप में पूरा हो रहा है, ये एक जटिल रिएक्शन है। जटिल रिएक्शन का मतलब ये कई पदों में पूर्ण हो रहा है अभिक्रिया, ये तो आप देखकर बता नहीं सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्या है, किसी अभिक्रिया की आणविकता सदैव क्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, सदैव क्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना। तो 3 से ज्यादा होती नहीं है, 3 वैसे ही बहुत कम मिलता है। ठीक है, 3, तो आणविकता जो होगी वो 3 से अधिक कभी भी नहीं होती है। 3 ही बहुत कम चांस में 3 ही मिलता है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर आणविकता जो होगी वो 3 से अधिक कभी होती नहीं है। अगर वहाँ 4 अणु दिख रहे हैं आपको किसी में, तो आप वहाँ कभी टिक मत लगाइएगा। 4 अणु आपको रिएक्शन में दिख रहे हैं तो 4 आप कभी नहीं लगाएंगे, आप 3 ही लगाएंगे उसकी आणविकता। केवल वहाँ 3 ही आप लगाएंगे अगर 4 है तब। अगला देखते हैं हम यहाँ, तो धनात्मक होती है, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। यानी कि ये कभी आणविकता शून्य नहीं होती है, कभी ये निगेटिव नहीं होती, कभी ये भिन्नात्मक नहीं होती, यानी कि फ्रैक्शन कभी नहीं होती है ये आणविकता। याद है, आणविकता सदैव पूर्णांक संख्या 1 होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, वो भी 1, 2, 3 ये हो सकती है, लेकिन ये कभी शून्य नहीं होती है, कभी ये निगेटिव नहीं होती है, कभी ये भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट करेंगे। अगला देखेंगे, अगला कैरेक्टर, किसी अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, अभी जैसा बताया। नेक्स्ट देखिए, किसी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होने की संभावना बहुत कम होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होने की संभावना कम होती है, क्योंकि जब 3 अणु हो जाएंगे तो ये टकरा नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। कि तीनों एक साथ कभी टकरा जाए तो ये असंभव है। कभी तीनों एक साथ टकरा सकते हैं, ये असंभव बात है, तीनों एक साथ नहीं टकरा सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है। इसका कारण यह है कि 3 से अधिक अणुओं का एक साथ टकराने की संभावना ही कम होती है, तो इनकी संभावना बहुत ही कम होती है। यानी कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है तीनों एक साथ मिलकर नहीं बना सकते हैं। जब तक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक ये जो है उत्पाद भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको आप, एक कैरेक्टर है या परिभाषा हो गया और एक कैरेक्टर, इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम सरल अभिक्रिया। ये तो परिभाषा और कैरेक्टर हो गया, इसको आप नोट करेंगे। देखिए, सरल अभिक्रियाएं या मौलिक अभिक्रियाएं, आप हेडिंग डाल सकते हैं। मौलिक या सरल अभिक्रियाएं, मौलिक या सरल अभिक्रियाएं कहेंगे, या इसी को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप, यानी कि जो एक ही पद में पूर्ण होती है उसी को हम कहते हैं क्या? मौलिक अभिक्रियाएं, इसको हम कहते हैं। तो वे साधारण अभिक्रियाएं हम कह सकते हैं, वे साधारण
अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में पूर्ण होती हैं, एक ही पद में पूर्ण होती हैं, मौलिक या सरल अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, मौलिक या सरल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे अभिक्रियाएं, वे साधारण अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में पूर्ण होती हैं, मौलिक या सरल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चाहे जो मौलिक और सरल अभिक्रिया होती है, केवल हम इसी का, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक अभिक्रियाएं होती है, जो सरल अभिक्रियाएं होती है, केवल इन्हीं की आणविकता का हम डिटर्मिनेशन जो है, डिफाइन इसको हम कर सकते हैं, केवल इसी का हम निर्धारण कर सकते हैं सरल अभिक्रिया का। सरल अभिक्रियाएं ऐसी यहाँ पर होती हैं, देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसकी आणविकता इतनी है, और वो ऐसा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी डाटा वो बताता है। यानी कि देखकर तो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ समीकरण को देखकर आप जो है बता सकते हैं कि ये क्या है, मौलिक अभिक्रिया है, सरल अभिक्रिया है, और इसकी आणविकता क्या है जो है आप बता सकते हैं। इसकी आणविकता कितनी है इसको आप बता सकते हैं। तो मौलिक अभिक्रिया ये है। तो मौलिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणु होंगे, तो मौलिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यानी कि जो सरल अभिक्रिया आपकी होगी, जो मौलिक अभिक्रिया होगी, इसमें जितने अणु भाग लेंगे वही आप कह देंगे उसकी क्या होगी, आणविकता होगी। लेकिन आप एक पूरा कंफर्म नहीं कर सकते वही, लेकिन ज्यादातर जो है 99% जो है 99%, लेकिन 99% आप कह सकते हैं कि हाँ उसकी आणविकता जो है यही है। समीकरण को देखकर आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें आप देखकर नहीं कह सकते, लेकिन 99% तक आप जो है कह सकते हैं कि इसकी आणविकता क्या है, ये है अभिक्रिया को देखकर। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है इसलिए आप देखकर नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन 99% जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जटिल अभिक्रिया की नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एलिमेंट्री रिएक्शन जो सरल रिएक्शन है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि 99% आप समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि इसकी आणविकता जो है इतनी है। जैसे कि भी एग्जाम्पल से आपको क्या होगा, स्पष्ट होगा, पूरी तरीके से क्लियरिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, यहाँ ये आप नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन में A प्लस, ये आपका है A प्लस B, और ये बन रहा आपका क्या है यहाँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मान लीजिए कि A प्लस B और C आपका बन रहा है, प्रोडक्ट जो है बन रहा है। और ये है क्या, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब एक सरल जो है अभिक्रिया ये है। हम कह रहे हैं कि एक सरल अभिक्रिया है, आप भी जानिए कि हाँ एक सरल अभिक्रिया ये है। लेकिन कैसे आप मान लेंगे एक सरल अभिक्रिया है, क्योंकि कैसे नहीं मानेंगे आप, ये जो है क्या है, सरल अभिक्रिया है। क्योंकि इसका जब आप हम रेट लिखेंगे, जब इसका रेट देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, इसका जो रेट देखा गया, रेट क्या होगा कि
इसका रेट क्या होगा, ए एक्टिव मास पावर 1 के घात पर डिपेंड किया, और बी के भी जो है शानदार के एक ही घात पर क्या किया, इसने डिपेंड किया। ये क्या है, लेकिन ये जो डाटा निकला कैसे निकला, ये एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, एक्सपेरिमेंट करके ये जो है देखा गया कि जो है ये है। अब देखिए यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक और दो ही अणु भाग ले रहे हैं, तो यहाँ आप देख कर कह सकते हैं कि इसकी जो है मॉलिक्यूलरिटी जो हुई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई भाई, 2 है, 1 + 1 कितने हुए, 2, 2 अणु भाग ले रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इसकी आणविकता क्या है, 2 है। आर्डर इसका क्या हो जाएगा, इनके जो पावर होते हैं वो इसके क्या होते हैं, आर्डर, ये 2 अणु भाग ले रहे हैं और आणविकता 2 हो गई, और इसके घात जो होता है वो क्या होता है, आर्डर होता है। तो आर्डर क्या होगा, आर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी अक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 घात है, तो अब आर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस सरल क्रिया की आणविकता भी 2 है, और क्या है, उसका आर्डर भी क्या है, 2 ही है, उसकी आर्डर भी यहाँ पर 2 है, और उसकी आणविकता भी 2 है, यानी कि आर्डर और आणविकता क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं इसको। एलिमेंट्री रिएक्शन में अक्सर ये देखा गया है, 99% तक देखा गया है, यहाँ भी देखा गया कि जो आर्डर होती है वही आणविकता होती है, लेकिन ये सब में ऐसा नहीं होता है, 1% में आपको ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, अमोनियम नाइट्राइड, पहला रिएक्शन, दूसरा, ये आपने रिएक्शन देखा था, हमने बताया था कल आपको, अमोनियम नाइट्राइड, ये क्या है, ये टूटता है किसमें, नाइट्रोजन गैस और प्लस जो है जल, नाइट्रोजन गैस और क्या बनता है, जल। ये हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एलिमेंट्री जो है रिएक्शन है, ठीक है, आप तो ऐसे मानेंगे नहीं, लेकिन ये प्रायोगिक है, देखा गया एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट जब देखा गया एक्सपेरिमेंट से, तो के इसके जो है अमोनियम नाइट्राइड के जो है रेट जो था, उसके एक घात पर इसने क्या किया, डिपेंड किया है। ऐसा कब देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, प्रयोग से देखा गया, ऐसा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी हुआ, इसकी जो आणविकता हुई वो 1 हुई, भाई 1 ही तो है, 1 भाग लिया, अब 1 ही पावर भी इसके है, तो आर्डर क्या हुआ, इसकी आर्डर भी क्या हुआ, इसका 1 ही हुआ, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया। हाँ, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा जा रहा है कि हाँ, जितनी यहाँ पर ये आपको दिख रही है आणविकता, उतनी आणविकता आपको संयोग से मिल भी रही है, ऐसा हुआ, देखा गया। ये नहीं कि हम हाँ इसको देखकर चीटिंग कर लिया, हाँ इतना 1 है तो 1 हमने रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया, ऐसा कि जितना है उसकी आणविकता उतनी मिल रही है, जितना है उसकी आर्डर ऑफ रिएक्शन भी उसका क्या है, मिल रहा है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर 1 ही अणु है, तो इसको हम कहते हैं, जिसमें 1 अणु भाग लेते हैं, ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि एका अणु कप क्रिया कहते हैं। चूंकि ये 1 ही अणु भाग ले रहा है इसमें, तो एका अणु कप क्रिया है, 1 अणु कप क्रिया है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में जैसे 2HI और ये दिया आपका H2 + I2, ये देखिए रिएक्शन। अब यहाँ आप देखकर कह सकते हैं कि इसकी आणविकता 2 है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री क्या है, रिएक्शन है, ये क्या है, एलिमेंट्री जो है ये रिएक्शन यहाँ पर है, ये है। और देखा भी गया इसका रेट, एक्सपेरिमेंटल करके निकाल के इसका डाटा भी देखा गया एक्सपेरिमेंट से। तो इसका जो रिएक्शन था ये HI के क्या है, पावर 2 पर इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन इसका इसके घात 2 पर डिपेंड किया, और देखा गया। तो यहाँ क्या हो गया, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हुई, मॉलिक्यूलरिटी जो हुई ये क्या होगी, 2 है, 2 होगी। आर्डर भी क्या होगा, 2 है, यहाँ आर्डर भी क्या होगा, यहाँ 2 होगा। आप यही देख रहे हैं कि जितनी मॉलिक्यूलरिटी हो रही है उतना क्या हो रहा है, आर्डर भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं, इसमें
दो अणु भाग ले रहे हैं, तो ये जब दो अणु भाग लेंगे तो ये क्या है, एकाणु कप क्रिया है। एकाणु कप क्रिया यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें दो भाग ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, बाई, दो अणु ले, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी कि द्विआण्विक जो है अभिक्रिया है। ये द्विआण्विक, क्योंकि दो अणु भाग ले रहे हैं। देखो बच्चों, जब एक अणु भाग लेगा तब हम उसको हम क्या कहेंगे, एकाणु कप क्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब दो अणु भाग ले तो हम उसको क्या कहेंगे, द्विआण्विक क्रिया, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, वीडियो क्लियर हो रहा है। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया। तो आप देख रहे हैं जितना अणु आपका भाग ले रहा है उतने ही उसकी आणविकता हो रही है, उसका भी, उसका आर्डर भी उतना हो रहा है। यहाँ भी तो सेम चल रहा है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा ही होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो ऐसा उसमें नहीं होता है। ज्यादातर 99% एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, 1% केवल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल आपका है जैसे 2NO + O2, ये गैस और ये गैस ये मिलकर बनाते हैं क्या, 2NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये। अब इसका रिएक्शन देखिए क्या हो। इसका रेट एलिमेंट्री रिएक्शन हम है, ये हम कह रहे हैं एलिमेंट्री, यानी कि ये सरल अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है आपका, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसका रेट देखा गया प्रायोगिक तथ्य पर, इसका जो रेट है वो देखा गया क्या है, NO के जो है जैसे 2 है इसके घात पर डिपेंड किया, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और इसके ऑक्सीजन के 1 घात पर डिपेंड किया ये। तो ये किस आधार पर देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये जो है देखा गया है इतना, यानी कि जितनी थी उतनी मिल भी रही है, सही है एकदम। वैसा ही चांस एकदम मिलता भी जा रहा है, एकदम बैठता भी जा रहा है, अभी कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, जितना था उतना मिल भी रहा है, प्रयोग के आधार पर भी मिल रहा है। तो यहाँ मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलिटी आणविकता कितनी हो गई, ये आपका कितना है 2 और 1, तो क्या होगा 2 + 1 बराबर कितनी हो गई, 3 आणविकता इसकी हुई। आर्डर भाई 2, आर्डर क्या है, इन घातों को जोड़ लीजिए, इसके जो घात बने 2 + 1 क्या हो गया 1, 3 आणविक अभिक्रिया की कोटि भी क्या हो गई आपकी 3 हो गई। अच्छा, इसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये क्या आपका ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको हम कहेंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ यह बात। चलिए अब देखिए, अब कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल लेंगे जो थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता आपको नज़र में आएगी, या यहाँ से आप जो है एक नया हेडिंग भी डाल सकते हैं, आप एक नया आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ से। देखिए अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये 4 हो गया आपका, 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। 5वां एग्जाम्पल आपका क्या है, या आप यहाँ एक हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप किताबों में आप देखेंगे एक नया हेडिंग भी पढ़ा होगा आपको। छद्म एक आणविक अभिक्रिया या अभिक्रिया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यानी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यानी कि झूठ मूठ का रिएक्शन, स्यूडो, यहाँ कुछ घपला है, यहाँ पर कुछ घपला दिखाई देगा आपको। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, स्यूडो का मतलब होता है छद्म, माने क्या होता है भाई, झूठा, आभासी, ठीक है, या कैसे छद्म या आभासी कह सकते हैं इसको, छद्म या आभासी एकाणुक क्रिया इसको हम कहते हैं, या इसको कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं
स्यूडो, इसको कहा जाता है स्यूडो जो है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये प्रथम कोट की एक क्रिया होती है। तो वे प्रथम कोट की अभिक्रियाएं, वे प्रथम कोट की अभिक्रियाएं, प्रथम कोट की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता, वे प्रथम कोट की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, छद्म या आभासी एक अणुक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं या अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, वीडियो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है वीडियो। तो वे प्रथम कोट की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, छद्म या आभासी एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये यानी कहने का मतलब है वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है परंतु आणविकता जो होती है 1 से अधिक होती है, उसी को हम कहते हैं आभासी एका अणुक अभिक्रियाएं। याद रहे, मतलब आणविकता 1 से अधिक होगी लेकिन कोटि क्या होगी आपकी, यानी कि आणविकता, यानी कि कोटि से आणविकता हमेशा अधिक होगी। चाहे आपकी आणविकता अगर 2 है तो कोटि 1 होगी, आणविकता आपकी क्या है अगर 3 है तो कोटि आपकी 2 हो सकती है ना। यानी कि हमेशा आणविकता से कोटि 1 क्या होगी यहाँ पर कम होगी, आणविकता से कोटि हमेशा क्या होगी यहाँ पर कम होगी। ठीक, तो ये है, ये इसकी क्या है डेफिनेशन। अब यही जो 5वां एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, तो ये 5वां एग्जाम्पल यहाँ पर ये आप देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है। जैसे एथिल एसीटेट, इसका एग्जाम्पल है। एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, H पॉजिटिव की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये किया जाता है। तब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है CH3COOH और प्लस क्या बनता है C2H5OH। ठीक है, ये है यहाँ पर अभिक्रिया इसकी। अब यहाँ देखिए इसका क्या है, 1 मोल यूज होता है, यहाँ पर 1 मोल ही इसका लिया गया है। लेकिन यहाँ जो वाटर होता है, ये वाटर जो है सॉल्वेंट, यहाँ जो सॉल्वेंट आपका है, यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, ये आपका क्या वाटर सॉल्वेंट है, वाटर भी लायक है यहाँ। अब ये इसके अगर 1 मोल है तो इसके कहीं इसमें क्या होते हैं हजारों मोल एक्सेस में होता है, लार्ज एक्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यानी कि इसके कहीं क्या होते हैं 1000 जो है इसके मोल जो है इसमें यूज होते हैं, 1000 मोल। अब बताइए इसका 1 मोल है, इसका क्या है 1000 मोल है, तो बताओ इसका 1 मोल इसके एक ही मोल से तो रिएक्शन करेगा, बाकी इसमें क्या होगा, बाकी इसमें 999 मोल्स होंगे, वो तो शेष बचेंगे। तो बताइए 999 शेष बचे, एक ही केवल यूज हुआ, एक के साथ इसने टक्कर किया, एक के साथ संघात किया और जो है प्रोडक्ट जो है बना लिया। और बिना इसकी उपस्थिति में ये जो है बनाएगा भी नहीं, बिना इसकी उपस्थिति में ये बनाएगा भी नहीं, रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसकी तो सांद्रण क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन H2O क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट होगा, स्थिर हो जाएगा। क्योंकि 1000 में से एक ही अणु यूज रहा, तो इसके कंसंट्रेशन, इसके सांद्रण में कोई तो चेंज तो होगा नहीं, लेकिन इसके कंसंट्रेशन में भाई बदलाव होगा, इसके कंसंट्रेशन में बदलाव होगा, क्योंकि इसका एक ही अणु है, इसके 1000 अणु होते हैं। यानी कि इसकी जो अभिक्रिया चलेगी वो वाटर में चल रही है।